स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरम। आज हम कोशिश करेंगे अपना पहले दो थ्योरम आज इसको प्रूव कर लें। लेकिन थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, थ्योरम होता क्या है। A general preposition not such evident but proved by a chain of reasoning. A truth established by mean of accepted truth. क्या मतलब थ्योरम क्या है? एक ऐसा जनरल प्रीपोजिशन है जिसका कोई सेल्फ एविडेंट नहीं होता, मतलब खुद से प्रूव नहीं हो सकता, उसका कोई सबूत नहीं होता। इसे हम चेन रीज़न के ज़रिए, एक रीज़न के ज़रिए हम इसको प्रूव करते हैं कि कुछ रीज़न देंगे हम कि भाई ऐसा रीज़न है तो ऐसा है, ठीक है। दैन जब तक कि वो प्रूफ होता है। ज्योमेट्री कुछ चीज़ ऐसी हैं जो हमने एग्जाम्पशन की हुई हैं, जो मतलब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब इसका कोई वो नहीं है, फिज़िकल प्रूफ नहीं है। इसको हम बाय मेजरमेंट या किसी और तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। या स्ट्रेट लाइन में तमाम पॉइंट जो होते हैं एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहे होते हैं, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ रीज़न ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, जिन्हें हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉज जो होते हैं, जो अल्लाह ने बनाए हुए हैं, उनके ज़रिए हम उसको प्रूव करते हैं। सही है। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें 6 स्टेप की ज़रूरत पड़ती है। पहला कहलाता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? एक हाइपोथेसिस होता है जो क्वेश्चन की सूरत में होगा। सही। क्वेश्चन में जो सवाल दिया हुआ था उसको हम स्टेटमेंट ही कहते हैं कि हम एक रीज़न, एक ज्योमेट्रिकल कोई असम्पशन जो भी है, ठीक है ना, उसको प्रूव करने जा रहे हैं, उसको हम स्टेटमेंट बना लेते हैं। कि सपोज़ किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, या दो लाइन पैरेलल होती हैं जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, दैट आर कॉल्ड द स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन की फॉर्म में होगा, फिर हमें हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में आता है। इसमें से हमें करना यह होगा कि प्रूफ डैट, शो डैट, वेरीफाई डैट वगैरह के जो अल्फाज होते हैं उसको उठा के हम पूरा एक हाइपोथेसिस बना देते हैं जो ऑलरेडी बना हुआ होता है। उसके बाद हम बनाते हैं डायग्राम। डायग्राम हमेशा स्टेटमेंट के थ्रू बनती है। स्टेटमेंट जो दिया हुआ होगा उसके थ्रू हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनेगी, सही, और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट बनेगी। जो थ्योरम होगा उसके हिसाब से बनेगी। थ्योरम को चौड़े, स्टेटमेंट को चौड़े, और डायग्राम दूसरी बना रहे हैं तो डायरेक्टली वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। सही। तो उसके बाद हम देखते हैं स्टेटमेंट में हमें क्या दिया है। बिल्कुल इस तरह जैसे 9 मैट्रिक के स्टूडेंट जानते हैं, वो जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें डेटा दिया जाता है सवाल के अंदर। सेम इसी तरह स्टेटमेंट के अंदर एक डेटा होगा, गिवन होगा, जिसे हम गिवन कहते हैं या डेटा कहते हैं। उसको हम लिख लेंगे कि हमें क्या पता है, क्या दिया जा रहा है। सही। उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव या टू प्रूव डैट। जो स्टेटमेंट का जो मेन मकसद होता है, जिसको प्रूव करना होता है, उसको हमें फिर एक हेडिंग बना के कि ये हमें प्रूव करना है। सही। असम्पशन या कंस्ट्रक्शन, ये एक इजाफी काम है जो थ्योरम से अलग होता है। थ्योरम को प्रूव करने के लिए अगर हमारा डेटा नाकाफ़ी है, हमें दी हुई चीज़ें बहुत कम है, या हमें जो प्रूव करना है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, तो हम अपनी मर्ज़ी से कुछ अपने बाय लॉस, ज्योमेट्रिकल बाय लॉस या मैथ के बाय लॉस के थ्रू हम कुछ उसमें कंस्ट्रक्शन या असम्पशन कर लेते हैं। सही है। फिर आखिर में हम प्रूफ देते हैं। प्रूफ 2 हिस्सों पे मुश्किल में होता है, 2 उसमें कॉलम बनते हैं, एक बनता है स्टेटमेंट का और एक बनता है रीज़न का। सही है। तो ये हमारा क्या है, पूरा एक इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए 6 स्टेप की हमें ज़रूरत पड़ेगी। थ्योरम फिर बता दें, थ्योरम क्या है? ज्योमेट्री की वो डेफिनेशन या वो यूनिवर्सल ट्रूथ जिनका एविडेंट जो है हमें प्रूव करने के लिए, जिन्हें प्रूव करने के लिए हमें कुछ रीज़न के ज़रिए हम उनको प्रूव करते हैं, जो खुद भी क्या होते हैं, जो रीज़न होते हैं वो ज्योमेट्री के ही लॉज होते हैं, जब मैथ्स के ही लॉ होते हैं, बाय लॉस, ठीक है, इनको प्रूव किया जाता है। समझ में आ गया बेटा? तो स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यह हमारा अच्छा टॉपिक है। हम अपना फर्स्ट थ्योरम, जो पहला थ्योरम है, उसको प्रूफ करते हैं। आइए पहला थ्योरम देखते हैं किस तरह प्रूफ होगा। ओके ना स्टूडेंट, कुछ टर्म्स हैं जो हमें थ्योरम में यूज़ करनी है, जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहले थ्योरम में जो टर्म यूज़ होंगी, जो आगे भी यूज़ होंगी, तो उन टर्म में सबसे ज़्यादा जो है हमें वो कॉन्ग्रुएंट की टर्म है। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम कॉन्ग्रुएंट एंगल पढ़ते हैं। और कॉन्ग्रुएंट का वर्ड क्या होता है? 2 एंगल विद द सेम मेजर आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट एंगल। इट इज़ डिनोटेड बाय इजिकल टू और इजिकल टू के ऊपर स्लैश उर्दू वाला जो मद होता है या स्लैश होता है, ये डाल देते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट क्या है? जब हम बाय मेजरमेंट बनाते हैं, जैसे बाय मेजरमेंट 60 डिग्री एंगल बना रहा हूँ, दोनों एंगल क्या है? 60 डिग्री के हैं, तो टर्म
क्या यूज़ होगी, इक्वल टू की यूज़ होगी, इजिकल टू की साइन यूज़ होगी। ये दो एंगल अगर बाय मेजरमेंट 60 डिग्री है तो दोनों टर्म के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इजिकल टू की साइन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर दो एंगल में बना रहा हूँ, राइट एंगल में टर्म यूज़ कर रहा हूँ, वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बहुत आता राइट एंगल, सही है, तो वहाँ पर टर्म यूज़ करूँगा मैं कॉन्ग्रुएंट। तो दोनों एंगल मुझे पता है 90 डिग्री के, वहाँ कॉन्ग्रुएंट है। या दो इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने बनाई है, एक बड़ी है और एक छोटी है, लेकिन दोनों ट्रायंगल में क्या है, दोनों साइड क्या होती हैं, तीनों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। कि इक्विलैटरल में तीनों साइड क्या होती है, बराबर होती हैं। अब छोटी ट्रायंगल बनाऊँ या बड़ी ट्रायंगल बनाऊँ, पर बोथ आर द इक्विलैटरल ट्रायंगल, और दोनों क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, जो दोनों की तीनों साइड क्या है, बराबर है। दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर नहीं है, मैं एक ट्रायंगल में तीनों साइड आपस में क्या है, बराबर है, दूसरे ट्रायंगल में भी तीनों साइड्स क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इस लिहाज से दोनों क्या है, आइडेंटिकल सेम है, तो दोनों के दरमियान कौन सी टर्म यूज़ होगी, कॉन्ग्रुएंट की टर्म यूज़ होगी। हाँ, अगर मेजरमेंट के जरिए मैं दोनों की तीनों साइड बराबर रखूँ, एक ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल XYZ है, तो दोनों की साइड क्या है, 3-3 सेंटीमीटर है, तो वहाँ टर्म यूज़ करेंगे हम इक्वल टू की। आगे बात समझ में, तो कॉन्ग्रुएंट की साइन वहाँ यूज़ होगी जहाँ बाय मेजरमेंट हमें पता हो कि बाय मेजरमेंट कोई भी है, सपोज कर लें हम ये बाय मेजरमेंट बराबर है, सही। जैसे सपोज दो एंगल हैं, एंगल POB कॉन्ग्रुएंट है एंगल AOQ के, लिखने का तरीका ये है इसका। अगला टॉपिक है हमारा, अगली यानी टर्म है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जो बहुत ज़्यादा थ्योरम में यूज़ होती है और जगह मैथ के में खासतौर पे इक्वेशन में सोल्यूशन में यूज़ होती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, मैथमेटिक्स इफ 3 क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास A B C, इन तीनों के दरमियान रिलेशन है, A बराबर है B के और A बराबर है C के, तो अब इस B और C भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी दो इक्वेशन है A और B और A और C आपस में बराबर हैं, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड A सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, B और C सेम होगी। इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जो ज्योमेट्री में थ्योरम को प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, सही है। तो वहाँ पर हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लिख देंगे। तीसरा, जब हम थ्योरम प्रूव कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, तो आखिर में हम वर्ड यूज़ करेंगे Q.E.D, जो कि एब्रीविएशन है किसका, क्वाड इरेट डेमोस्ट्रेटम, जो कि लैटिन वर्ड है, फ्रेज है ये। इसका मतलब है विच वाज टू बी प्रूव। तो पहले हम लिखते थे प्रूफ, जब कंप्लीट कर लेते थ्योरम तो आखिर में कोने में हम लिख देते थे प्रूफ, या विच वाज टू बी प्रूव, ये लिख देते थे। लेकिन अब जो है उन्होंने टर्म बना दी है, आपकी बुक में टर्म लिख दी गई है Q.E.D, हम यूज़ करेंगे जब थ्योरम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे कंप्लीट, तो आखिर के बिल्कुल एंड में जहाँ स्टेटमेंट और रीज़न के कॉलम होंगे, इनके दरमियान हम QED लिख देंगे। किस तरह लिखेंगे वो हम आगे चल के आपको बताएंगे। तो ये वो थ्योरम है जो हमें पहले थ्योरम में और आगे थ्योरम में यूज़ करनी है, जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगला स्टेप है हमारा पहला थ्योरम जो हम प्रूव करेंगे, तो उसमें टर्म यूज़ होंगी तो बेटा, तो वहाँ पे फिर आपको ये समझने में आसानी होगी। गेट रेडी, स्टार्ट है पहले थ्योरम के लिए हम प्रूव करने के लिए। चलो यहाँ आ गए, ये भी एक्सप्लेन हो गया। दिस इज द फर्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 1, 9, 8, 9 मैट्रिक, तीनों में थ्योरम नंबर फर्स्ट है बुक में जो दिया हुआ है, मैट्रिक की बुक, इन टेक्स्ट बुक एग्जाम शुरू में पहला थ्योरम हम यूज़ कर रहे हैं, लाइन थ्योरम कहलाते हैं, ठीक है। लाइन का थ्योरम है, पहला स्टेटमेंट है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल सो फॉर्म आर कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ स्टूडेंट ने बात याद रखना, स्टेटमेंट दो तरह से होंगे, एक वो स्टेटमेंट होंगे जो इफ से स्टार्ट होते होंगे और दरमियान में कोई वर्ड आएगा देन या कॉमा या कोई ऐसा वर्ड प्रूव डैट, जिससे एक सेंटेंस अलग हो जाएगा, सही। और एक वो थ्योरम होंगे जिसमें इफ़ नहीं होगा, डायरेक्ट वो सिंपल सा एक स्टेटमेंट दिया होगा, देयर इज़ नो यूज़ द इफ़ या दैन। तो ये दो तरह के हमारे पास क्या होंगे, थ्योरम के स्टेटमेंट होंगे। वो थ्योरम जो इफ़ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, उनमें क्या है, इफ़ के बाद वाली टर्म हमें गिवन है, इफ़ के बाद जो भी टर्म होगी, जो भी लिखा हुआ होगा, जो भी स्टेटमेंट होगा, जो भी वर्ड होंगे, वो सारे हमें क्या है, गिवन है। और जहाँ वो सेंटेंस ख़त्म होता होगा, दैन या कॉमा या प्रूव डैट या शो डैट या कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ कर ले, कंजक्शन वगैरह इंग्लिश में जो होते हैं, जिससे लगे कि हाँ ये वर्ड अब सेंटेंस क्लोज हो गया है, तो उसके बाद जो सेंटेंस होगा, वो जो स्टार्ट होगा, वो हमें प्रूफ करना होगा। अब हमें इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट, दो लाइनें दे रहा है जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, सिंपल। हमने क्या किया, डायग्राम बनाई, लाइन AB ड्रॉ की, लाइन PQ ड्रॉ की, दोनों को इंटरसेक्ट कर दिया। अच्छा, इंटरसेक्ट करने के कई तरीके हैं, आप क्रॉस में करो, ठीक है, प्लस की साइन नहीं बना देगा, सही, वैसे क्रॉस करके इसको लाइन को ड्रॉ करिएगा पेंसिल से, स्केल से, और लाइन के दोनों तरफ एरो लगाइएगा, कैपिटल लेटर यूज़ करेगा। अच्छा, लाइन को हम स्मॉल लेटर से भी शो कर सकते हैं, लेकिन सिंपल एक वर्ड से, क्योंकि हमारी पुरानी बुक में स्मॉल लेटर यूज़ हुए हैं,
लेकिन बात पुरानी मैथ की बुक है तो वो देखेंगे कि इसमें ए बी को जाए एल या एन दिया हुआ होगा, लेकिन वो पूरा एक नाम होगा लाइन का, सही, उसमें पॉइंट नहीं होंगे, सही। ये हमने पॉइंट से शो किया भाई, 2 पॉइंट है ए बी, एक लाइन है जो 2 पॉइंट से गुजर रही है ए बी, और एक पॉइंट है लाइन है पी क्यू, ठीक है। ये 2 लाइनें जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पॉइंट पे, ओ पे। आ गया। अब जहाँ कॉमा ख़त्म हो रहा है, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट, कॉमा आ गया, कॉमा के बाद जो टर्म हमें दी है वो हमें प्रूव करनी है। क्या प्रूव करना है? द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो फॉर्म आर कॉन्ग्रुएंट। वर्टिकली एंगल क्या होते हैं? आमने सामने वाले एंगल, ठीक है। यहाँ पे पी ओ बी और ए ओ क्यू, ये 2 एंगल जो है आपस में क्या है? वर्टिकल एंगल है। या पी ओ ए या बी ओ क्यू, ये दोनों क्या है? एंगल आपस में आमने सामने वर्टिकल एंगल, इनको प्रूव करना है, सही है। क्या प्रूव करना है इसको हम देखते हैं। पहले हमने स्टेटमेंट बना लिया। स्टेटमेंट आपका क्वेश्चन के फॉर्म में होगा, सवाल जो दिया हुआ होगा वही स्टेटमेंट होगा, उसमें से प्रूव डैट, शो डैट या सच डैट जो भी होगा उसमें जो प्रूव डैट वगैरह की टर्म हटा के उस स्टेटमेंट को क्लोज कर देंगे आप, तो ये कि उसमें लिख देंगे। ओके बेटा, ओके स्टूडेंट। अब हम आगे चलते हैं कि हमें क्या गिवन है और क्या हमें मालूम करना है। अब स्टेटमेंट के बाद हमने डायग्राम बना लिया, अब हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है? हमें 2 लाइनें पता है, लाइन ए बी और लाइन पी क्यू, ये 2 लाइन हमें पता है, दी हुई हैं, गिवन्स हैं। मैं कहता था इसके बाद जो टर्म होती है वो हमें दी हुई होती है, और इसके बाद क्या था? इफ 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट, इफ 2 लाइन इंटरसेक्ट कहा था हमारे फिल्म में। तो ए बी और पी क्यू कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करने के बाद इस तरह बनने वाले 4 एंगल, एंगल पी ओ बी, एंगल ए ओ क्यू, एक पेयर है, एंगल पी ओ ए एंड एंगल पी ओ बी ओ क्यू, ये एक पेयर है। यानी कि 2 पेयर बने हैं यहाँ पे एंगल के, 2 पेयर दोनों क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाते हैं, सही है। ये हमारे गिवन है। अब गिवन के बाद अगला हमारा हेडिंग लगेगी टू प्रूव डैट। प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ हमें करना है कि पहला 2 प्रूफ करने हैं हमें, 2 उसमें हमें प्रूफ करने हैं। पहला पार्ट है एंगल पी ओ बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए ओ क्यू के, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है एंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी ओ क्यू के, ये हमें प्रूव करना है। अब थर्ड जो लास्ट जो हमारा वो बनेगी हेडिंग बनेगी, थर्ड जो हमारी बनेगी वो बनेगी प्रूफ की, ठीक है। प्रूफ में लास्ट जो हमारी जो हेडिंग बनेगी प्रूफ की बनेगी, जिसमें प्रूफ करना है। प्रूफ में 2 कॉलम बनेंगे, एक स्टेटमेंट का और दूसरा रीज़न का, सही है। स्टेटमेंट के नंबर्स होंगे, जितने स्टेटमेंट देंगे उसके नंबर होंगे, हर नंबर का स्टेटमेंट का रीज़न का वही नंबर होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट है तो फर्स्ट रीज़न होगा, सेकंड स्टेटमेंट है तो सेकंड रीज़न होगा, थर्ड स्टेटमेंट है तो थर्ड रीज़न होगा, ठीक है। दोनों के साथ क्या होंगे? नंबरिंग के हम कॉलम भी बना लेंगे, सही है। स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है? पहले हमें आपको याद है कि जब एक लाइन है ए बी, तो उस पर हमने क्या किया था? पी क्यू एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी। अब अगर आप वापस उसी लाइन पर जाओ ए बी पे, और वहाँ पे ए बी पे लाइन पी ओ तक ड्रॉ करो। एक रफली कागज़ लो, उसमें ए बी एक लाइन ड्रॉ करो और उस पर एक रफली लाइन ड्रॉ करो पी ओ तक। तो आप देखोगे इस लाइन ए बी में 2 एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से? एंगल पी ओ बी और एंगल ए ओ पी। ये दोनों एंगल का सम करेंगे तो क्या बनेगा? 180 बनेगा। 180 बनेगा तो ये क्या एंगल्स कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया मेजर ऑफ एंगल पी ओ बी प्लस मेजर ऑफ एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 180। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। और ये रीज़न क्या है? पहला सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्या कहलाते हैं? ये सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया मैंने मेजर, स्मॉल एम का वहाँ भी यूज़ करते हैं जहाँ पे हम मेजर करते हैं, और इज इक्वल टू की साइन यूज़ करते हैं। 180 डिग्री एंगल बाय मेजरमेंट हो गए, दोनों का सम 180 डिग्री होगा तो क्या होगा? वो सप्लीमेंट एंगल होगा। तो बाय मेजरमेंट के जरिए होगा, दोनों को मेजर करके बनाएंगे तो 180 बनेगा, सही है। तो इसलिए हमने यहाँ पे मेजर का वर्ड यूज़ किया और इज इक्वल टू की साइन यूज़ की है। दूसरे स्टेटमेंट में आओ। दूसरे स्टेटमेंट में अब वही फिर आप दोबारा रफ कॉपी लो, उसमें एक लाइन ड्रॉ करो पी क्यू पे, फिर एक लाइन ड्रॉ करो आप नीचे की साइड से ए ओ तक आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे पी ओ क्यू पर 2 एंगल बन रहे हैं। कौन सा एंगल बन रहा है? एक एंगल बन रहा है ए ओ पी और दूसरा एंगल बन रहा है ए ओ क्यू। इन दोनों का सम करोगे तो क्या आएगा? 180 डिग्री एंगल आएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया? मेजर ऑफ एंगल ए ओ पी प्लस मेजर ऑफ एंगल ए ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। और दूसरा रीज़न क्या हो गया दूसरे स्टेटमेंट का? सप्लीमेंट एंगल्स हो गया। क्या हो गया? ये सप्लीमेंट एंगल हो गया, सही है। अब थर्ड रीज़न क्या है हमारा? थर्ड स्टेटमेंट क्या है? दोनों साइड, दो राइट साइड, पहली क्वेश्चन और दूसरी क्वेश्चन की दोनों राइट साइड देखो बराबर है ना, 180 डिग्री है।
ठीक है। तो हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिसकी दो साइड बराबर हो, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड बराबर हो तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है। इसकी राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट में हमारा क्या आ गया, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को हम बराबर साबित लिख देंगे। मेजर ऑफ एंगल पी ओ बी प्लस मेजर ऑफ एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए ओ पी प्लस मेजर ऑफ एंगल ए ओ क्यू। थर्ड रीजन में हम थर्ड लिखेंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ओके, क्लियर हो गया ये। अब क्या है, दोनों साइड में क्या है, एक एंगल ए ओ पी क्या है, दोनों में कॉमन है। इसको हम कैंसिल कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो आप बहुत सारे वर्ड यूज़ कर सकते हो। सबट्रैक्ट एंगल ऑफ ए ओ पी फ्रॉम बोथ साइड, मैंने वर्ड यूज़ किया इसमें। फोर्थ में हमने यूज़ किया, फोर्थ में हमने यूज़ किया है कैंसिलिंग मेजर ऑफ एंगल ए ओ पी फ्रॉम बोथ साइड, या आप लिख दो सबट्रैक्ट, सही जो भी वर्ड आप यूज़ करना चाहो। ओके, चौथा रीज़न, चौथे स्टेटमेंट में क्या लिखा है हमने, मेजर ऑफ एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए ओ क्यू। क्यों, क्योंकि इन दोनों ऊपर थर्ड में देखो, दोनों में से अगर हमने ए ओ पी और ए ओ पी निकाल देंगे तो ये बचेगा हमारे पास। तो रीज़न क्या आ गया फोर्थ का, कैंसिलिंग मेजर ऑफ एंगल ए ओ पी फ्रॉम बोथ साइड। अब पाँचवें में क्या है, दो मेजर का वर्ड जब हम निकाल देंगे, तो मैंने कहा था ना मेजर नहीं करेंगे हम, सपोज कर लेंगे दोनों बराबर है तो वहाँ कॉन्ग्रेंट की साइन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कॉन्ग्रेंट की साइन आ जाएगी। क्या एंगल ऑफ पी ओ बी कॉन्ग्रेंट है एंगल ऑफ ए ओ क्यू के। रीज़न क्या देंगे, इफ़ टू एंगल्स आर इक्वल इन मेजर दे आर कॉन्ग्रेंट। तो वो क्या हो सकते हैं, वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट ही होंगे, जाहिर सी बात है कॉन्ग्रेंट भी होंगे, इक्वल है। अब दूसरा जो पार्ट है इसका जो प्रूफ करना था उसको हम प्रूफ नहीं करेंगे, बल्कि हम सिमिलरली लिख के तो वही लिख देंगे दोबारा जो प्रूफ करना है। ठीक, क्योंकि प्रूफ हो, इसको दोबारा हम इसी तरह प्रूफ कर सकते हैं ना। दोबारा हम करेंगे तो दोबारा ये पांचों स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेंगे, पांचों रीजन लिखना पड़ेंगे। तो जब भी किसी थ्योरम के दो पार्ट होंगे तो हम सिर्फ एक पार्ट प्रूफ करेंगे और दूसरे पार्ट को हम सिमिलरली लिख देंगे, प्रूफ हो गया। और आखिर में हम लिखेंगे, ठीक है, छठे स्टेटमेंट में हम वो लिख देंगे और आखिर में लिखेंगे क्यू ई डी। तो हमारा थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा प्रूफ। ये थ्योरम हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। पहले स्टेटमेंट हमने क्या किया है, दो एंगल के सम को हमने 180 प्रूफ किया है, पहली क्वेश्चन बनाइए और सप्लीमेंट्री एंगल रीजन दिया है। दूसरे में भी हमने ये किया है, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल वन, ठीक है। थर्ड में हमने दोनों इक्वेशन को बराबर साबित किया है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, ट्रांजिटिव। चौथे में हमने क्या किया है, ये एंगल ए ओ पी को हमने दोनों तरफ से क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है, तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ये पाँचवें में हमने क्या किया है कि इक्विवल टू की साइन को उठा के हमने कॉन्ग्रेंट की साइन लगा दी है। और छठे में हमने वही जो हमारा पार्ट 2 था उसको हमने प्रूफ कर दिया है सिमिलरली करके। यह हमारा थ्योरम नंबर 1 प्रूफ हो गया। और आखिर में हम लिखेंगे क्यू ई डी, यानी क्यू आएगा स्टेटमेंट की तरफ, ई आएगा दरमियान में और डी आएगा रीजन की तरफ। ओके बेटा, इट्स अ कंप्लीट द फर्स्ट थ्योरम।